नमस्कार दोस्तों, कल हमने नियम 142 से 150 तक पढ़ा था और आज हम वीडियो में 151 से 160 तक के जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। रूल 151 डिबार्टमेंट फ्रॉम बिडिंग कि किस स्थिति में बोलीदाता को बोली लगाने से रोका जा सकता है। इसके लिए दो प्रोविजंस हैं। किस किस स्थिति में ये डिबार होगा? सबसे पहला तो है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अगर भ्रष्टाचार के किसी मामले में बोलीदाता या बिडर जो है वो कन्विक्टेड है, उस स्थिति में उसको बोली लगाने से रोका जा सकता है। और दूसरा, यदि किसी पुराने ऐसी स्थिति में जबकि उसने पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब वो अपना काम कर रहा था, उस वक्त उस स्थिति में अगर उसने आईपीसी या जो भी कानून उस वक्त लागू था उसके अंतर्गत कोई लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी का जो डैमेज है उसके लिए वो कन्विक्टेड है, उस स्थिति में भी उसको बोली लगाने से रोका जा सकता है। अब देखिए, ये जो सब सेक्शन में ये दोनों चीजें जो बताई गई है 151 रूल 151 के सबसेक्शन 1 में, अगर इसके तहत अगर कोई भी कन्विक्टेड है तो उसको बोली लगाने के लिए 3 साल तक रोका जा सकता है। उसका मतलब वो 3 साल तक वो या उसका सक्सेसर बोली नहीं लगा सकता है। और इस किस्म के जो भी बिडर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स DGS&D अपनी वेबसाइट पर भी डिस्प्ले करेगा और इसी के साथ में CPPP की वेबसाइट पर भी उसे अपलोड करेगा, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। तो ये नियम है कि अगर इन दोनों के प्रोविजन में है, देखिए इस पर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तब तो उसको 3 साल के लिए डीबार करेंगे। लेकिन अगर कोड ऑफ इंटीग्रिटी के ब्रीच का केस है, उस स्थिति में 2 साल के लिए उस बिडर को बिडिंग से डीबार किया जाएगा। तो देखिए जो डिफरेंस है, अगर आईपीसी वाला है केस या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाला केस है उसमें तो 3 साल के लिए, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कोड ऑफ इंटीग्रिटी वाला केस है तो उस स्थिति में 2 साल के लिए उसे बिड करने से रोका जा सकता है, जो भी बिडर या उसका सक्सेसर है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि बिडर को ये मौका दिया जाएगा, बोलीदाता को ये मौका दिया जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेशन इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट दे। उसी के बाद में उसे रखना है, डिबार करना है या नहीं करना है, इसके फैसला किया जाएगा। मतलब एक मौका उसे दिया जाएगा अपना जो पक्ष है उसे रखने के लिए या रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये है रूल 151। अब हम बात करते हैं रूल 152 की। इसके अंदर जो इंडियन एजेंट्स है, एनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स, अगर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंडियन एजेंट्स जो डायरेक्टली अपने फॉरेन प्रिंसिपल्स के लिए प्राइस कोट करना चाहते हैं उनको एनलिस्ट कर सकता है। ये इस रूल का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कि रिसेंटली चेंजेस किए गए थे। 25 जुलाई 2017 में इसमें चेंजेस किए गए थे और ये प्रोविजन रखा था कि वो डायरेक्टली भी प्राइस कोट कर सकता है अगर वो अपने किसी फॉरेन प्रिंसिपल के लिए इंडियन एजेंट प्राइस देना चाहता है तो। और ऐसी जो लिस्ट है इसे बनाया जाएगा, ये भी जो लिस्ट है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के पास में होगी। इसके साथ में हम बात करते हैं अब रूल 153 की, रिजर्व्ड आइटम्स एंड अदर परचेज प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी। ये जो रूल है ये बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के तहत कुछ आइटम्स को रिजर्व किया हुआ है। कौन कौन से वो आइटम्स हैं? हैंड स्पन एंड हैंड वूवन टेक्सटाइल। ये हम एक्सक्लूसिवली कहाँ से खरीदेंगे? अगर किसी भी डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को खरीदना है तो ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, ये जो भी खरीद होगी हैंड वूवन टेक्सटाइल्स की या हैंड स्पन टेक्सटाइल की, वो यहीं से की जाएगी। इसी के साथ जो भी हैंडलूम टेक्सटाइल्स हैं उनको भी रिजर्व किया गया है, ये आइटम्स भी रिजर्व हैं और इनकी जो भी खरीद है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो या तो KVIC से, KVIC वही खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, या तो यहाँ से होगी या जो कॉर्पोरेशन एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन एंड अपेक्स सोसाइटीज ऑफ हैंडलूम, कैश जिसे हम बोलते हैं, उसमें जितनी भी हैंडलूम यूनिट्स नोटिफाइड है वहां से खरीद होगी। तो हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है, KVIC का और साथ में अकैश का। इसके साथ ही MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इन्होंने भी अपनी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी को नोटिफाई किया हुआ है अंडर सेक्शन 11
और उसके तहत भी कुछ सामान जो है वो यहीं से खरीदना होता है। इन्होंने अपना जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है उसे नोटिफाई करके रखा हुआ है। तो ये भी रिजर्व कैटेगरी वाले आइटम्स जो है इनमें कुछ जो है वो यहीं से MSME से खरीदे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी प्रोक्यूरमेंट का जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक कैटेगरी बना के रखी हुई है बिडर्स की, कि उनको जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज हैं वो वहीं से खरीद होगी। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं और जो सर्विसेज लोकली प्रोवाइड की जाती है, उनके जो बिडर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी है कि उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो सामान वहाँ से खरीदना होगा। तो ये जो रूल 153 है ये बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनके अंदर हम कुछ रिजर्व्ड आइटम्स हैं जिन्हें हम कहीं पर्टिकुलर प्रेफर्ड प्लेस से ही खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल 154 की। 154 रूल ये कहता है कि बिना किसी कोटेशन के हम कैसे खरीद करें, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। और ये एक बहुत ही आम सा केस है जो कि हर डिपार्टमेंट में होता है। अगर कोई भी ऐसी खरीद है जो 25,000 रुपयों तक है, देखिए इसमें जो लिमिट है वो है अपर लिमिट 25,000 रुपयों तक, तो उसके अंदर हमें ना तो कोटेशन इनवाइट करने की ज़रूरत है और ना ही बिड्स लेने की ज़रूरत है। सीधा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इस रेंज तक का खरीद कर सकती है। बस उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और वो जो सर्टिफिकेट है उसकी जो सिंपल लैंग्वेज है जिसमें वो ये लिखेगा कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स purchased are of the requisite quality and specifications and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price। बस यही एक सर्टिफिकेट देना है और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो 25,000 रुपये तक का जो भी सामान उसे अपने डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के लिए खरीदना है वो विदाउट कोटेशंस और बिड के खरीदा जा सकता है। ये है रूल 154। फिर आता है हमारा रूल 155। रूल 155 बात करता है परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी। अब देखिए, अगर जेम पोर्टल पर कोई सामान उपलब्ध नहीं है जिसे डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को ज़रूरत है और वो जो सामान है उसकी कॉस्ट 25,000 रुपयों से लेकर 2.5 लाख रुपयों तक है, आप देख लीजिए, अबाउट 25,000 एंड अप टू 2,50,000, तो ऐसे हर ओकेशन पे खरीद के लिए एक लोकल परचेज कमेटी या LPC बना दी जाएगी। अब LPC में कितने मेंबर्स होते हैं? LPC के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि LPC में 3 मेंबर्स होते हैं और ये जो 3 मेंबर्स हैं इनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि वो कौन कौन से मेंबर्स होंगे। और इस कमेटी का काम क्या होता है? ये मार्केट में जाएगी और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेगी उसको आप सुन लीजिए। रीजनेबल ऑफ रेट, कि रेट जो है वो रीजनेबल हो, जो क्वालिटी हमें चाहिए वही हो, जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो फुलफिल हो रहे हों, और जो अप्रोप्रिएट सप्लायर्स हैं जो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए के हिसाब से बिल्कुल सही सप्लायर्स हैं उनको सर्वे करेगी। और रिकमेंडेशन के पहले कि किस पर्टिकुलर सप्लायर से ये खरीदना है, उस रिकमेंडेशन के पहले ये जो कमेटी है ये एक सर्टिफिकेट जॉइंटली देगी। और ये सर्टिफिकेट की लैंग्वेज भी आप सुन लीजिए। सर्टिफाइड दैट वी मेंबर्स ऑफ द परचेज कमेटी आर जॉइंटली and individually satisfied that the goods recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate, and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question, and it is not debarred by Department of Commerce or Ministry और डिपार्टमेंट कंसर्न। तो इस तरीके से LPC 154 और 155 ये जो दोनों हैं ये हमें 154 बात करता है विदाउट कोटेशन हम 25,000 तक का सामान खरीद सकते हैं, और 155 बात करता है कि अगर इसमें कंडीशन है कि अगर वो सामान पर्टिकुलर सामान जो है जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तब 25,000 से ऊपर लेकिन 2.5 लाख तक का जो सामान है वो LPC के थ्रू भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री खरीद कर सकती है। अब हम बात करते हैं रूल 156 की। तो रूल 156 जो है उसे 2 अप्रैल 2019 को डिलीट कर दिया गया था। अब बात करते हैं रूल 157 की।
रूल 157 जो बात कहता है वो हमने पिछले वीडियो में जब हम खरीद के मानदंडों की बात कर रहे थे या यार्ड स्टिक्स की बात कर रहे थे उसमें भी बात की थी कि जो भी खरीद है, जो डिमांड है किसी भी डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को किसी भी सामान की, गुड्स की, तो उसे पीस मील में नहीं खरीदेंगे। ये पीस मील में खरीदने का जो खास तौर पे रीज़न इसमें कोट किया गया है कि हायर अथॉरिटी से सैंक्शन से बचने के लिए इस किस्म की जो चीज़ की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, इसे बिल्कुल अवॉइड करना है। तो जो भी टोटल डिमांड है उसी के हिसाब से एक साथ सारी खरीद की जाएगी। अब हम बात करते हैं रूल 158 की। रूल 158 बात करता है परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स। अब बिड्स की बात आ गई है तो उसमें कौन कौन से दो चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएगी, रूल 154 और 155। 154 किसकी बात कर रहा था? बिना कोटेशन के हम जब 25,000 तक का सामान खरीदते हैं उसकी, और 155 बात कर रहा था 25,000 से ज़्यादा लेकिन 2.5 लाख से कम और LPC कॉन्स्टिट्यूट करके जब हम माल की खरीद करते हैं। इन दोनों केसेस को में जो केसेस कवर नहीं होंगे, उसके अलावा जो केसेस होंगे उसके लिए जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बिड्स मंगवाएंगे। अब बिड्स के 5 अलग अलग स्टैंडर्ड मेथड्स इन्होंने बताए जिन्हें हम अगले वीडियो में डिटेल में करेंगे। अभी हम सिर्फ उनके नाम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी फर्स्ट है, देखिए सेकेंड इज लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, थर्ड इज 2-stage बिडिंग, फोर्थ इज सिंगल टेंडर इंक्वायरी एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शंस। ये 5 तरीके से बिडिंग की जा सकती है और इनकी डिटेल्स हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आता है रूल 159। रूल 159 जो है ये संबंधित है ई पब्लिशिंग से। जो भी डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या उनसे एसोसिएटेड ऑटोनॉमस या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनको अपनी टेंडर इंक्वायरीज, उस पर अगर कोई उन्होंने कॉरिजेंडा दिया है वो, और अगर बिड अवार्ड की है, किसी को बिड दी है या किसी से को ऑर्डर दिया है, उन सब की जो लिस्ट है उसको उनको पब्लिश करना है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल या CPPP पे इनको इस चीज़ को पब्लिश करना है। ये एक मैंडेटरी एक्सरसाइज है। हाँ, कुछ केसेस ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको इस तरीके से पब्लिश नहीं करना है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे। अब वो कौन कौन से केसेस हैं? वो केसेस जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत है। अब उसमें रीज़न नेशनल सिक्योरिटी का भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है इस मैंडेटरी ई पब्लिशिंग की रिक्वायरमेंट से। लेकिन अब इसमें तय कौन करेगा कि ये पर्टिकुलर केस जो है इसे एग्जेम्प्ट करना है या नहीं? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वो देखिए कि वो कौन तय करता है। जब एग्जेम्पशन करना हो तो जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री या जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट है वो किसकी सलाह से, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ में ये तय करेगा कि इसे ई पब्लिशिंग के लिए डालना है या एग्जेम्प्ट करना है। ये तो हो गया मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की बात। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज़ या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की। उनके अंदर जो अप्रूवल है कि एग्जेम्पशन का जो अप्रूवल है वो हेड ऑफ द बॉडी देगा, और किसकी सलाह के साथ में देगा? हेड ऑफ द फाइनेंस। ये इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऐसा कौन है जो ये तय करेगा कि इस पर्टिकुलर केस को एग्जेम्प्ट करना है। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर तो सेक्रेटरी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलके ये तय करेगा, और ऑटोनॉमस बॉडीज़ या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर हेड ऑफ द बॉडी अपने हेड ऑफ द फाइनेंस के साथ में ये मिलके तय करेगा। और इसकी जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है कि कितने केसेस को एग्जेम्प्ट किया है ई पब्लिशिंग से, इसकी क्वार्टरली जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को डिपार्टमेंट को देनी है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो अब इंस्ट्रक्शंस है ई पब्लिशिंग के, ये अप्लाई होते हैं टेंडर इंक्वायरीज पे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पे, रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे, नोटिस फॉर प्री क्वालिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन, और एनी अदर नोटिस इनवाइटिंग बिड्स और proposals in any form, whether they are advertised, issued to limited number of parties or to a single party। किसी भी स्थिति में इनको ई पब्लिश करना है CPPP पोर्टल पे। इसके साथ ही जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस पर अप्लाई नहीं होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये इंस्ट्रक्शंस रूल 154
जो कहता है परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन, और 155 परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी, इस पर लागू नहीं होता है। ये जो GFR के दोनों रूल्स के तहत हमने बात की थी, इससे जो खरीद होगी उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसको ई पब्लिश किया जाए। उसके अलावा जितने भी केसेस जो एग्जेम्पशन में नहीं हैं, चाहे वो सिंगल टेंडर इंक्वायरी से हो, चाहे एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी से हो, किसी भी सोर्स से हो, उसको ई पब्लिश करवाना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रूल 160 की, ई प्रोक्यूरमेंट। जो मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं जो बिड्स ले रहे हैं ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे उन्हें वहीं से सारी खरीद करनी है। मतलब जितना भी जो भी वो बिड्स ले रहे हैं उसे ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे डालना है, जो भी उन्होंने खरीद करनी है अपने डिपार्टमेंट पे। और ऐसे जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोक्यूरमेंट नहीं है और जिनको सिर्फ अपने डे टू डे रनिंग ऑफ ऑफिस के लिए प्रोक्यूरमेंट करना है, और जो ई प्रोक्यूरमेंट जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी प्रोक्यूरमेंट की, वो भी किसे यूज़ कर सकते हैं? ई प्रोक्यूरमेंट सॉल्यूशन जिसे NIC ने डेवलप किया है, वो उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ई प्रोक्यूरमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल करवाते हैं, तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट नहीं है वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अलावा ऐसे केसेस जहां पर नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत होती है, उसमें उस स्थिति में मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो हैं वो ई प्रोक्यूरमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको किससे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है? कंसर्न सेक्रेटरी ऑफ दैट, जो भी उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उससे, और वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में बात करने के बाद ये तय करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में एग्जेम्पशन मिलना है ई प्रोक्यूरमेंट में, और उसका जो रीज़न है वो या तो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित होगा या कोई स्ट्रैटेजिक कंसीडरेशन होगा जो कि जिसमें कि कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत होगी। सिर्फ उस केस के अंदर उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा ई प्रोक्यूरमेंट से। और इसके अलावा जो भी टेंडर्स हैं वो इंडियन मिशंस जो हैं अब्रॉड, उनके टेंडर्स जो हैं उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर ई प्रोक्यूरमेंट से उसे एग्जेम्प्ट किया जाना है या नहीं। ठीक है, उसमें भी एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि इसे ई प्रोक्यूरमेंट से एग्जेम्प्ट करना है या नहीं। तो इस तरह से हमने आज रूल 160 तक की बात की। आगे के रूल जो हैं हम अब अपने अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम अलग अलग तरीके की जो टेंडर इंक्वायरीज है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे।